गुड मॉर्निंग, यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली सर परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बेसिक ऑफ ग्रामर सीरीज़ के तहत हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, सेंटेंस के बारे में बातें किया, जिसमें हमने नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, जेंडर के बारे में और सिंगुलर प्लूरल के बारे में। इन सारे टॉपिक को हमने बखूबी डील किया है। अगर आपने इन लेक्चरों को नहीं देखा है तो आप जाकर के उसने ज़रूर देखें। आज हम लोग उसी नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डील करेंगे, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यूँ तो देखें तो जनरली समझ में नहीं आता है कि बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, जिसे हम लोग आज डील करेंगे। उससे रिलेटेड कई तरह की मिस्टेक्स हमारे सामने आती हैं। टू फाइंड आउट एरर्स से रिलेटेड एरर्स इसमें इस टॉपिक के अंदर आती हैं। आइए उसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग बड़े इजीली वे में हम कोशिश करेंगे कि ये बहुत ही साधारण तरीके से इसको समझाया जाए। तो इसका नाम है केस। केस या कारक। तो कारक है क्या, नोमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पोसेसिव केस क्या है, ओकेटिव केस क्या है, केस इन ए पोजीशन विद क्या है, या डेटिव केस या केस क्या है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस हैं क्या, इनका क्या रिलेशन है एक नाउन से और एक प्रोनाउन से। फिर हम इसमें यह भी डील करेंगे कि नाउन, नंबर, पर्सन, जेंडर और केस का क्या रिलेशनशिप होता है, जो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारे नरेशन के चैप्टर में या एक्टिव टू द पैसिव के चैप्टर में। तो आइए देर न करते हुए हम सीधे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि केस है क्या, आखिर हम केस किसे कहते हैं या कारक किसे कहते हैं। तो कारक आपने हिंदी में भी पढ़ रखा है। तो कारक क्या करता है, जो संज्ञा है या जो सर्वनाम है, उस संज्ञा या सर्वनाम का रिश्ता क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है किसी अन्य शब्दों के साथ, उसे ही हम लोग कारक कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी जो है कारक होते हैं। वैसे कारक कई प्रकार के हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम तीन ही प्रकार के कारक को पढ़ते हैं। नोमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या जिसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं एक्यूजेटिव केस और पोजेसिव केस। इन तीन ही केस के बारे में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं, लेकिन केस के और भी यूजेस हैं जिसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि इस केस को बड़े आसानी के साथ समझा जाए कि ये है क्या चीज़। आइए देखते हैं कि ये केस है क्या। अगर इसके डिफिनीशन की हम बात करें, इसको हम ग्रामेटिकल पोर्शन में डिफाइन करना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि केस इज़ द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। यानी केस क्या है, यानी कारक क्या है, एक नाउन या प्रोनाउन का ग्रामेटिकल जो फंक्शन है, यानी नाउन या प्रोनाउन ग्रामेटिकली कौन से फंक्शन प्ले करते हैं, वही हमारा केस है। हम जानते हैं कि नाउन यूज एज ए सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन यूज एज ए ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तो ये कई तरह के कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, तो कई तरह के कार्य नाउन का होता है। तो नाउन या प्रोनाउन का कौन सा कार्य है ग्रामेटिकली, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो क्या फंक्शन है एक नाउन या प्रोनाउन का, ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम यह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रिलेशन इन विच ए नाउन और प्रोनाउन स्टैंड टू अदर वर्ड्स, यानी नाउन या प्रोनाउन का की स्थिति क्या है दूसरे शब्दों के रिगार्डिंग, दूसरे शब्दों के साथ नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन क्या है। या सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति क्या है, उस सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, कि गवर्न बाय द प्रीपोजिशन हो रहा है, कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है। मतलब किस तरह का उसका यूज हो रहा है, वही हमारा क्या है, सिंपल शब्दों में कारक है। ये रही कारक की डिफिनीशन, कारक की परिभाषा।
अब हम लोग चलते हैं कि कारक की परिभाषा के बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कारक है वो है, उसका नाम है नोमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। इसी को हम कर्ता कारक भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये कर्ता कारक क्या होता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कर्ता का मतलब होता है कि जो कार्य को करने वाला है। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? सिंपली देखिए, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट की बात की जा रही है तो इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज द सब्जेक्ट is known as or is in the nominative case। यानी अगर कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया के कर्ता के रूप में है तो उसे ही हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक में कहेंगे। ठीक है। तो जैसे एक हम वाक्य लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया कि राम killed a rat, killed a rat। ठीक है। तो यहां क्या हुआ? यहां पे हम देख रहे हैं कि इसमें जो कार्य को करने वाला है, यानी किल्ड की जो बात है, जो मारने की बात है, और ये चूहा की बात है, तो ये किल्ड यानी हमारी हो गई क्रिया, और ये राम है यानी कार्य को करने वाला है। तो जो कार्य को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट है। ठीक है। तो राम किल्ड ए रैट, राम ने एक चूहा मारा, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या हो गया? राम हुआ। यानी किल यानी चूहे को मारने का काम किसके द्वारा है? राम के द्वारा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हम लोग जानते ही हैं, तो सिंपल सी बात है। और जब उसको हम केस की बात करेंगे तो यही संज्ञा या अभी संज्ञा भी, सर्वनाम भी देखते हैं। ये संज्ञा जो है किस रूप में है, यानी इस क्रिया का सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी क्रिया किल्ड है, इसका यह सब्जेक्ट है। तो इसको पता करने के लिए सब्जेक्ट तो आप जानते ही हो कि कौन, कौन या किसने, कौन या किसने। हूँ, जब हूँ शब्द लगा करके हम सवाल पूछते हैं, किससे? सबसे नहीं, हम चले जाएंगे क्रिया के पास और क्रिया से पूछेंगे, दूसरा कुछ नहीं पूछना है, पूछेंगे बहन जी ये बताओ कौन या किसने। जैसे यहाँ हमने पूछा कि राम किल्ड ए रैट, क्रिया के पास हम चले गए और पूछे बहन जी ये बताओ किल्ड ए रैट, चूहे को किसने मारा या चूहे को कौन मारा? तो ये बताएगी कि राम ने मारा। तो यहाँ हमारा क्या हो गया? राम सब्जेक्ट हो गया। तो ये राम क्या है? हमने आपको बताया है कि यह एक नाम है और नेमिंग वर्ड नोन एज नाउन। तो ये नाउन हो गया ना, राम नाउन हो गया। और हम देख रहे हैं चूंकि ये और थोड़ा डीप हम इसको जाएंगे तो कौन सा ये नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये हमारा यानी ये क्या है? सब्जेक्ट के रूप में नाउन हमारा काम कर रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस में हो गया। ठीक है। तो जो कर्ता यानी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, इसीलिए वह सब्जेक्टिव केस होगा या नॉमिनेटिव केस होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे ही थ्रू ए स्टोन, इसे ध्यान से देखिए। तो उसने पत्थर फेंका। तो अब आप पूछो, क्रिया के पास चले जाओ, पूछो कि पत्थर किसने फेंका, पत्थर कौन फेंका? दूसरा कुछ नहीं पूछना है, हु लगा के प्रश्न करना है। हु थ्रू द स्टोन, हु किल्ड द रैट। जब हु लगा के प्रश्न करेंगे तो ये बता देगी, कहेगी कि अरे भाई ही ने फेंका है, यहाँ बता देगी कि राम ने मारा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा जो ही है, ये जो कि हम जानते हैं कि ये प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये भी आप जानते हो। तो ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, इसलिए हमारा क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस में हो गया या नॉमिनेटिव केस में हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कोई संज्ञा या सर्वनाम अगर
किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है तो उसे हम नॉमिनेटिव केस में होना कहते हैं या सब्जेक्टिव केस में होना कहते हैं। और इसको पहचानने के लिए, कर्ता को पहचानने के लिए हमने बता ही दिया कि सीधे आप क्रिया के पास चले जाओ और पूछो बहन जी कौन या किसने, यानी हूँ लगा के इंग्लिश में पूछो ही हूँ, तो हूँ के जवाब में वो बहन जी, जो क्रिया बहन जी हैं, वो बता देंगे कि कौन या किसने। जैसे इसमें हमने देखा कि राम के बारे में बता दिया इसने ही के बारे में बता दिया। तो यही रहा हमारा, यानी ये नाउन और ये प्रोनाउन, ये दोनों क्या हैं, एक्ट एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यानी यहाँ किल्ड के सब्जेक्ट के रूप में राम यूज हो रहा है, या थ्रू के सब्जेक्ट के रूप में ही यूज हो रहा है। इसलिए राम और ही, ये दोनों जो शब्द हैं, जो एक नाउन है और एक प्रोनाउन है, ये क्या हो गए भाई, किस केस में हुए, इनकी केस की स्थिति क्या हुई, यानी नाउन और प्रोनाउन की स्थिति क्या है, ये एक्ट एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इसलिए कौन से केस कहलाएंगे, किस कारक में होना इनको पाया जाएगा, कर्ता कारक में होना पाया जाएगा। तो हमारे समझ से ये बात आप समझ गए। तो ये रहा नॉमिनेटिव केस, मीन्स ए नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कॉल्ड एज नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस में होना इनको कहा जाता है कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट के, किसी वर्ब के कर्ता के रूप में यूज हो रहे हैं तो उसे हम कर्ता कारक में होना कहते हैं। ये बात आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नाउन की, दूसरे केस की तरफ। अब दूसरा केस आइए देखते हैं वो क्या है। देखिए दूसरा केस है हमारा ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, जिसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो कर्ता भाई, कोई कार्य जो करता है उसका प्रभाव तो किसी पे पड़ता ही होगा। तो कर्ता के द्वारा जो किसी चीज़ पे कार्य का प्रभाव जिस पे पड़ता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। तो अगर कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया का या किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कार्य करने लगे तो उसे हम कहते हैं कि यह जो है ऑब्जेक्टिव केस में है। जैसे देखिए हम इस वाक्य को लिखते हैं कि नाउन और प्रोनाउन विच यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन। यानी कोई संज्ञा है या सर्वनाम है किसी क्रिया के या किसी सर्वनाम के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर काम करने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि यह ऑब्जेक्टिव केस में है या एक्यूजेटिव केस में है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल को। जैसे इसी वाक्य को हम ले लें, देखो भाई, जैसे इसी वाक्य को हमने ले लिया, राम किल्ड ए रैट। तो राम ने एक चूहा मारा। यहाँ हम देख रहे हैं कि राम क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस में हुआ। यहाँ हमारा ही थ्रू ए स्टोन, यहाँ हमारा क्या हुआ, ये सब्जेक्टिव केस में हुआ। या नॉमिनेटिव केस में, यानी राम और ही का होना नॉमिनेटिव केस में है या सब्जेक्टिव केस में है। अब हम थोड़ी सी बात ये करते हैं कि राम जो कार्य कर रहा है, यानी मारने का जो काम कर रहा है, किसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इस चूहे पे पड़ रहा है। तो ये चूहा हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ स्टोन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसकी पहचान कैसे करें, देखिए इसमें ये लगाएंगे, किसको लगाएंगे, उसमें था कौन या किसने, और ये लगाएंगे किसको, किसको। तो वहां हूं लगाया, होम लगाएंगे, होम इंग्लिश में एक ही चीज है, किसको। तो देखिए राम किल्ड ए रैट, आप इस क्रिया के पास ही जाना है भाई, सबसे नहीं पूछना है और बकवास नहीं करनी है, नहीं तो सैंडल निकालेगी। राम किल्ड ए रैट, तो यहाँ क्रिया के पास चले जाओ। पहली बार आपने सब्जेक्ट को पता करना था तो आपने क्या पूछा, राम किल्ड ए रैट। तो आपने पूछा बहन जी बताओ चूहे को किसने मारा या चूहे को कौन मारा, हु किल्ड द रैट। तो इसने बता दिया कि राम किल्ड द रैट। इसमें आपने पूछा थ्री वे स्टोन, क्रिया के पास गए, बहन जी बताओ पत्थर किसने फेंका, इसने बताया कि ही ने फेंका। तो आप राम और ही को तो पकड़ लिए, सब्जेक्ट के रूप में हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, किसको पकड़ना है,
होम को पकड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट निकल के चला जाएगा, लेकिन क्रिया के पास ही जाना है आपको। और यहाँ पे अब दूसरा मत पूछना, होम मत पूछना भाई, होम पूछना। किसको पूछना? राम किल्ड ए रैट। आप पूछो क्रिया से कि राम ने किसको मारा, राम ने किसको मारा या क्या मारा, किसको या क्या। तो राम किल्ड होम, राम किल्ड व्हाट, तो क्या उत्तर देगी? एक चूहे को मारा। तो एक चूहा हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट निकल के आ गया। ही थ्रू ए स्टोन, उसने क्या फेंका, उसने किसको फेंका, तो क्या निकल के आया? स्टोन, पत्थर। इसलिए स्टोन हमारा क्या हुआ? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, यानी ये भी रैट हमारा क्या है भाई? नाउन है। स्टोन क्या है? नाउन है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये रैट हो या स्टोन हो, ये नाउन है और किस रूप में यूज हो रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं। इसलिए इनका जो केस होगा वो ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस होगा। ये बात आप समझ गए। एक और वाक्य लेते हैं प्रीपोजिशन का, जैसे ही स्टैंड्स ऑन द बेंच। देखिए वह बेंच पे खड़ा हो गया। देखिए ऑन है, ऑन क्या है भाई? प्रीपोजिशन है, आप जानते हो। ये हमारा क्या होगा? प्रीपोजिशन। और ये बेंच हमारा, द बेंच क्या हो गया? ऑब्जेक्ट के रूप में है। यानी ही स्टैंड ऑन द बेंच, वह किस पे खड़ा हो गया? बेंच पर खड़ा हो गया। तो किस क्या क्या वह किस पे खड़ा हुआ? बेंच, ऑन बेंच, बेंच पे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो हमारे समझ से सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये दोनों केस आप समझ गए। अब हम लोग थोड़ी सी बातें आगे यहीं पे करते हैं। ऑब्जेक्ट की बात जो चली है, तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो तरह के ऑब्जेक्ट की बात हम करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी बातें चूंकि आ गई हैं, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को यहीं पे क्लियर कर देते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। अब देखिए यह कर्म जो है दो प्रकार का होगा। एक हम बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, और दूसरी बात हम करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि एक ऐसा वाक्य हमें मिला, ही किल्ड ए रैट, उसने चूहे को मारा। तो उसमें हमने देखा कि एक ही ऑब्जेक्ट था। लेकिन कई सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें दोनों तरह के ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे। तो दोनों तरह के ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे और उनका रोल क्या होगा, ये ग्रामर में ये भी हमको समझना है। तो आइए देखते हैं। जैसे एक वाक्य हम लें कि ही गैव मी ए पेन। अब इस वाक्य पे थोड़ा विचार करिए आप। तो भाई ही तो आप जान ही गए सब्जेक्ट है, और गिव हमारी क्या है? क्रिया है, वर्ब है। इसको देखिए, मी को देखिए और ए पेन को देखिए। दो तरह के ऑब्जेक्ट आपके सामने खड़े हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, यह भी ऑब्जेक्ट है और यह भी ऑब्जेक्ट है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ये किस तरह के हैं, कैसे हम जाने? इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम किसको कैसे पहचानेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, कैसे हम पहचाने? आइए इसको देखते हैं। इसको पहचानने के लिए देखिए मैं आपको टेक्निकली चीज़ बताता हूँ। पहली बात, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप कैसे पहचानोगे ये देखो, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप कैसे पहचानोगे ये मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ। देखिए पहचान हम कैसे करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। देखिए इसमें देखिए, ही गेव मी ए बुक। पहली बात, पहला पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट आप ये रखोगे ना कि नॉन लिविंग होगा। पहला पॉइंट नॉन लिविंग क्या होगा भाई? नॉन लिविंग होगा। तो इसमें देखिए क्या है, ही गेव मी ए पेन। भाई मी ए पेन, तो अब आप बताओ कि मी लिविंग है या नॉन लिविंग है? ए पेन लिविंग है या नॉन लिविंग है? निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा कि सर मी तो भाई इंसान के लिए यूज हुआ है। आई, माई, माई, मी की बात हुई है।
तो ये निश्चित रूप से जिंदा है, जिंदा होगा तो ही तो मी बोल रहा है। लेकिन ए पेन क्या है, निर्जीव है। तो पहला आपको यही पकड़ना है कि नॉन लिविंग है यानी निर्जीव है, उसमें जान नहीं है। तो निर्जीव अगर कोई चीज़ आपको मिलेगी तो उसे आप तुरंत पकड़ लीजिए कि चलो। तो ये हमारा नॉन लिविंग में यहाँ क्या हो गया, ए पेन हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट आपने पकड़ लिया। दूसरा पॉइंट, अब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं। तो जब ये नॉन लिविंग है तो निश्चित रूप से क्या होगा भाई, ये लिविंग होगा। ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा यानी सजीव हो जाएगा। ये पहली पहचान है। तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए इसमें देखोगे सजीव कौन है। ऑब्जेक्ट दोनों है, मी भी है। अब देखिए इससे काम चल सकता है, ही गेव मी ए पेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही गेव ए पेन। ठीक है, ही गेव ए पेन, उसने कलम दिया। तो ही गेव मी ए पेन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पेन हमारा क्या हो गया, निर्जीव हो गया, और मी क्या हो गया, यहाँ पे सजीव हो गया। तो इस तरह से आपने पकड़ लिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। दूसरा पॉइंट आप ये करोगे ना, क्या व्हाट लगाओगे, व्हाट क्या लगा के जब प्रश्न करेंगे, किससे, हर हाल में क्रिया से ही पूछना है भाई, और बकवास नहीं करनी है, नहीं तो सीधे निकालेगी सैंडल। उससे ज़्यादा नहीं पूछना है, यही पूछना है कि क्या, बहन जी क्या, ही गेव मी ए पेन। आप इसे पूछिए, ही उसने, बहन जी उसने मुझे क्या दिया, तो क्या उत्तर निकल के आएगा भाई, पेन। पेन निकल के आएगा, पेन दिया। तो भी आप देख रहे हैं निर्जीव पकड़ लिया। ए पेन की जो बात आ रही है, कहा कि ये पेन दिया, तो ये बात रखिएगा। और इसके जवाब में देखो दूसरा पॉइंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे निकालोगे, किसको निकालिएगा, होम, होम किसको, क्रिया से ही हर हाल में पूछना है। ही गेव मी ए पेन, तो आप चले जाइए पूछिए, बहन जी ही गेव मी ए पेन, उसने पेन किसको दिया, उसने पेन किसको दिया, क्या उत्तर निकल के आएगा, मी, मुझे दिया। तो इसलिए यहाँ पे मी क्या हो गया, फिर भी निकल के आ गया, यहाँ पे निकल के क्या आ गया भाई, मी निकल के आ गया। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये दोनों हमारे समझ से आप समझ गए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये रहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका। अब हम लोग सीधे चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमारे समझ से और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, दो केस की बात हम लोगों ने की, नॉमिनेटिव केस की, ऑब्जेक्टिव केस की, और हम चलते हैं इसी से एक रिलेटेड हम देखते हैं डेटिव केस या संप्रदान कारक। अब इसी से रिलेटेड है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मॉडर्न ग्रामर मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया कि सिर्फ नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है और पॉजेसिव केस है, बस 3 ही केस है। लेकिन नाउन का यूज़ अन्य रूपों में भी होता है, उसको आइए देखते हैं। जैसे डेटिव केस है, इसको हम हिंदी में कहते हैं संप्रदान, जैसे आपादान, संप्रदान, संबंध, इस तरह के तमाम कारक आप हिंदी में पढ़ते रहते हैं। उसी तरह से डेटिव केस को हम संप्रदान कारक कहते हैं। अब यह है क्या, देखिए, नाउन और प्रोनाउन यूज एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ए प्रीपोजिशन। सीधी सी बात है, अगर कोई संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, चाहे वो वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा हो या प्रीपोजिशन के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा हो, तो उस स्थिति में उसे हम डेटिव केस में यूज होना कहते हैं। जैसे यहाँ देखें, राम गेव हिम ए पेन, राम ने उसको एक पेन दिया। तो राम गैव दिया किसको, उसको, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हुआ, हिम हुआ। अभी पहचानने का तरीका बताया मैंने। तो राम गेव हिम ए पेन, यानी हिम यहाँ पे क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है, लेकिन ये किस में केस में हो गया, डेटिव केस में कहलाएगा। ठीक है। और देखिए एक और वाक्य लेते हैं, जैसे ही गेव, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, ही गेव राम ए पेन।
तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, उसने दिया किसको, यहाँ देखिए राम, तो राम भाई जिंदा है ना, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो यह भी आप देख रहे हैं कि नाउन और प्रोनाउन यूज एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ए प्रीपोजिशन। तो इसको हम लोग कहते हैं डेटिव केस में होना कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा हमारा डेटिव केस या संप्रदान कारक। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे कारक की तरफ चलते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। आइए उसे देखते हैं। देखिए, तीसरा हमारा हो गया डेटिव केस और चौथा हमारा है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस या जेनिटिव केस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब पॉजिटिव केस क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। संबंध कारक। तो देखो भाई, हिंदी में आप इसको कैसे याद रखोगे, काकी के। काकी के, काकी कौन होती हैं भाई, हमारी संबंधी होती हैं, चाची होती हैं। तो यही याद रख ले, काकी के, यानी इसमें जो भाव निहित होता है, संबंध जो निहित होता है वो काकी के होता है। यानी हिंदी वाक्यों को जब अर्थ निकालेंगे तो का है, के है, की है, इस तरह की चीज़ें दी रहती हैं। तो देखिए इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश में कि नाउन और प्रोनाउन दैट डिनोट्स द पोजेशन। नाउन और प्रोनाउन दैट डिनोट द पोजेशन। नाउन और प्रोनाउन दैट डिनोट द पोजेशंस और ओनर ऑफ एनीथिंग। यानी नाउन या जो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, अगर किसी चीज़ पर अपना अधिकार दर्शा रही है तो उसको हम कहते हैं कि वह किस में है, संबंध कारक में है। जैसे हम एक वाक्य लें, जैसे राम, राम्स पेन, तो ये क्या हो गया भाई, इस पेन पे किसका अधिकार है, राम्स पेन, यानी राम की कलम। राम की कलम। तो यहां देख रहे हैं राम्स पेन हमने लिख दिया। तो गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, तो इसमें हम क्या करते हैं, संबंध को दर्शाते हैं, जैसे एपस्ट्रॉफी एंड यस। इसको हम लोग डिटेल देखेंगे कि कई जगह एपस्ट्रॉफी लगाई जाती है, कई जगह यस भी लगाई जाती है, तो इससे इसको बनाया जाता है। ये हमारा है पोजेसिव केस, यानी संबंध दिखाया जाता है, यानी किसका है। यहाँ देख रहे हैं राम्स, राम्स की पेन की बात की जा रही है। तो ये हमारा है पोजेसिव केस या संबंध कारक। अब हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे। अभी तक हम लोगों ने नंबर के बारे में बात किया है, पर्सन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नंबर हमने पढ़ाया आपको इसके पहले लेक्चर में। पर्सन के बारे में हमने पर्सनल प्रोनाउन में बताया, और जेंडर हम सेपरेटली पढ़ा चुके हैं, नंबर, पर्सन, जेंडर। आज हम केस की बात कर रहे हैं, तो जिसमें हमने नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस और डेटिव केस की बात की। अब आइए एक चार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको हम देखते हैं। तो हम लेंगे नंबर लेंगे, ये चार्ट काफी महत्वपूर्ण है। नंबर की बात हम करेंगे, पर्सन की बात करेंगे, नंबर, पर्सन, फिर हम जेंडर की बात करेंगे, नंबर, पर्सन, जेंडर, ठीक है। नंबर लेंगे, पर्सन लेंगे, जेंडर लेंगे और हम केस लेंगे। आइए देखते हैं इन तीनों केसों में क्या रिलेशन है। हम नॉमिनेटिव केस की बात करेंगे, नॉमिनेटिव पोजेसिव की बात करेंगे, पोजेसिव केस की बात करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे। ये चार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसे आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी मदद से हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम करना होता है। तो आइए हम नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं सिंगुलर नंबर, जो नंबर हमने पढ़ा चुका है। तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, तो सिंगुलर एक वचन में हम चलते हैं। अब पर्सन में हम ले लेते हैं फर्स्ट पर्सन। आप जानते हो फर्स्ट पर्सन हमारा है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। ये तीनों पर्सन के बारे में हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। जेंडर में हमने बताया है कि या तो भाई वो
मैस्कुलिन जेंडर होगा या फेमिनिन जेंडर होगा, मैस्कुलिन जेंडर हो या फेमिनिन हो, या मैस्कुलिन हो, मतलब ऑल जेंडर भी हम ले सकते हैं। ऑल जेंडर की बात हम करेंगे। अब हम लोग नंबर, पर्सन, जेंडर, अब हम लोग चलते हैं नॉमिनेटिव केस की बात। तो सबसे पहले हम एक एक कर करके लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगुलर नंबर में, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की बात हम करेंगे। वो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो या तो मैस्कुलिन होगा या तो फेमिनिन होगा, ये बात आप जानते हो। तो देखो भाई, फर्स्ट पर्सन में जैसे आ गया हमारा, कौन आ गया? इसके पहले हमने बताया था कि आई है। इस सिंगुलर की बात मैं कर रहा हूं। तो सिंगुलर में आई में क्या होता है भाई? अकेला है वो, तो आई नॉमिनेटिव केस हो गया। आई का क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा, याद रखिएगा। आई, माई, माइन, और ये ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हमारा? मी हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैस्कुलिन और फेमिनिन कोई भी हो सकता है फर्स्ट पर्सन में। ठीक है। तो आई, माई, माइन, मी, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट पर्सन की बात मैं कर रहा हूँ, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर नंबर की बात मैं कर रहा हूँ अभी, सिंगुलर नंबर की। ठीक है। अभी प्लूरल को बाद में हम लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में हो गया हमारा। अब हम सेकंड पर्सन में चलते हैं। सेकंड पर्सन में हमारा क्या होगा? यू होगा भाई, यू होगा। जेंडर हम ऑल जेंडर ले लेते हैं। चलो, जेंडर में हम मैस्कुलिन और फेमिनिन, यहाँ भी हो जाएगा। मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात यहाँ भी हम करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। यू, तुम, नॉमिनेटिव केस होगा। और यहाँ हो जाएगा यू, योर, योर्स। योर्स भी होता है, इसको भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। अगर यू तुम अकेले हो तो योर होगा, और तुम्हारे साथ बहुत लोग हैं तो योर्स भी लिखेंगे। यू, योर, योर्स, या, और ये हमारा हो जाएगा यू। तो आप देख रहे हो कि ये अब हमारा सेकंड पर्सन भी हो गया भाई। अब हम थर्ड पर्सन में चलते हैं। तो ही, अब सबसे पहले हम थर्ड पर्सन में सिंगुलर की बात कर रहे हैं, हमने ही ले लिया। तो ही का हो जाएगा हिज, ही, हिज, हिम की बात करेंगे हम। ठीक है। ही है तो ही, हिज, हिम की बात करेंगे। और ही ऑब्जेक्टिव केस, ही, हिज, हिम। चलिए, ही, हिज, हिम हो गया। अब आ जाइए, अगर सी ले लिया हमने, सी, ये हम क्या कर रहे हैं? मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात कर रहे हैं भाई। ये हमने सेकंड पर्सन में यू की बात किया। ठीक है। अब हम थर्ड पर्सन में चल रहे हैं, ही, सी, इट की बात कर रहे हैं। तो ही हमारा ही, हिज, हिम हो गया। सी का हो जाएगा हर, हर्ष भी होता है कि वो बहुत लोग हैं, तो सी, हर्ष, हर, हर, ये हर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, तो ही, सी, अब इट देखिए थर्ड पर्सन में, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑल जेंडर हो, यानी न्यूटर जेंडर हो जाएगा। न्यूटर जेंडर, इट को न्यूटर जेंडर मानते हैं ना भाई, न्यूटर जेंडर हो जाएगा। तो इट, इट्स, इट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो ये हमारा सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन हुआ। अब हम चलते हैं प्लूरल नंबर की तरफ। तो प्लूरल में हम चलेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन की ही बात करते हैं। तो वी, फर्स्ट पर्सन जेंडर हम लेते हैं, एम आर एफ की बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने आई लिया था, तो यहाँ पर हम वी लेते हैं भाई, बहुवचन है ना, ये प्लूरल की बात हम कर रहे हैं, प्लूरल याद रखिएगा। तो बहुवचन हो गया, तो वी हो जाएगा आवर, आवर्स, अस हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा, वी, आवर, अस। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। तो प्लूरल में यू हो ही गया। अब हम सेकंड पर्सन हो ही गया हमारा। अब थर्ड में चलते हैं। तो थर्ड में हमारा ही, सी, इट आ गया सिंगुलर में। अब बहुवचन में जाइए तो क्या हो जाएगा? दे होगा। ठीक है। तो दे का क्या हो जाएगा? दे, देयर, और देयर्स भी होता है, ये भी याद रखिएगा, और देम। तो ये हमारा एक चार्ट है जो नंबर, पर्सन, जेंडर और केस से रिलेटेड है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमको कहीं चीज़ों को समझने में, और इसको हम लोग आगे चल करके देखेंगे। तो हमारे समझ से ये नंबर, पर्सन, जेंडर और केस से क्या रिश्ता है एक नाउन और प्रोनाउन का, ये बात आप समझ गए। तो ही, सी, इट, दे की हमने बातें की, दे, देयर, देम।
तो अब आ जाइए हम लोग अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने 4 केस के बारे में बातें की, अब हम चलते हैं 5वें केस की तरफ। अब ये पॉजेसिव केस कैसे बनाया जाता है, ये वीडियो लंबा होगा इसलिए हम उसको अलग से लेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से एपॉस्ट्रॉफी एंड यस लगा करके पॉजेसिव केस कैसे बनाए जाते हैं और काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं ये ग्रामेटिकल एरर में, उसको हम लोग देखेंगे। तो अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ, जिसमें हम 4 नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और डेटिव केस और पॉजेसिव केस, इन 4 केस के बारे में हमने बातें की। और 5वें की तरफ हम चलते हैं। 5वां हमारा केस है ओकेटिव केस। ओकेटिव केस, ओकेटिव केस इसको कहते हैं, या इसी को हम एड्रेस, नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस, इसको एक और नॉमिनेशन नाम, नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस भी कहते हैं। आइए देखते हैं किसे कहते हैं, नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस, यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं संबोधन। संबोधन कारक। देखिए, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को बुलाने या पुकारने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे राम, कम हियर, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये राम जो संज्ञा है इसे बुलाया जा रहा है, राम कम हियर, राम यहाँ आओ। तो ये कौन किस केस में हो गया, ओकेटिव केस में हो गया। जैसे बॉयज, गो देयर, लड़कों वहाँ जाओ। तो यहाँ बॉयज को क्या किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये राम हो या बॉयज हो, ये क्या हो रहे हैं, इनका प्रयोग जो है एड्रेस के रूप में किया जा रहा है, यानी इनको बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, इसीलिए किस में हो गए, ओकेटिव केस में हो गए। अब हम चलते हैं लास्ट जो हमारा है वो है केस इन अपोजिशन विद। आइए देखते हैं ये क्या है। 6ठे केस की हम बात करेंगे, केस इन अपोजिशन विद, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं समानाधिकरण कारक। तो ये समानाधिकरण कारक है क्या चीज भाई, इसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम, एक ही संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग 2 जगह से किया जाता है तो बाद वाली जो संज्ञा होती है वो पहले वाली संज्ञा के केस इन अपोजिशन विद में होती है, यानी समानाधिकरण कारक में होती है। जैसे राम द कैप्टन, राम द कैप्टन हमने लिख दिया कि मेड 50 रन। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राम द कैप्टन मेड 50 रन। तो यहाँ पे राम और ये कैप्टन एक ही बंदे हैं, ये दोनों क्या हैं, एक ही व्यक्ति हैं। तो ये कैप्टन हमारा क्या है, केस इन अपोजिशन विद में है, यानी समानाधिकरण कारक में होता है। जैसे हरी योर ब्रदर, हरी योर ब्रदर इज ए गुड प्लेयर, ऐसे हमने लिख दिया कि हरी तुम्हारा भाई एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ देख रहे हरी और योर ब्रदर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। कबीर दास द ग्रेट रिफॉर्मर। एक और वाक्य हम ले देते हैं, कबीर दास द ग्रेट रिफॉर्मर
was a poet। तो कह रहा है कि कबीर दास द ग्रेट रिफॉर्मर, तो इन दोनों यूज हो रहा है। कबीर दास जो है कौन है? महान समाज सुधारक है। वो क्या थे? एक कवि थे। तो ये रहा हमारा समानाधिकरण कारक। आपको ध्यान रखना है कि ये जो बाद वाला नाउन होगा ये पहले वाले नाउन का, यानी ये कहने का मतलब ये है कि एक ही बंदा अगर दो जगह पे यूज हो रहा है तो बाद वाला पहले वाले का केस इन एपोजिशन विद में होता है, समानाधिकरण कारक में होता है। और इससे रिलेटेड तरह तरह के मिस्टेक्स के बारे में हम लोग फर्दर जो है फाइंड आउट रीडर में पढ़ेंगे। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट केस एंड इट्स टाइप्स, और इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे, इसके बारे में होने बात है कि कमिंग लेक्चर में हम पॉजेसिव केस कैसे बनाते हैं, इन चीज़ों निर्जीव चीज़ों कैसे बनाएंगे, सजीव कैसे बनाएंगे, सिंगुलर कैसे बनाएंगे, प्लूरल को कैसे बनाएंगे, यानी हमारे जो काउंटेबल नाउन होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, मटेरियल नाउन होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नाउन हैं उनका हम पॉजेसिव केस कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग वेल डिस्कशन करेंगे कमिंग लेक्चर में। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।